आज हम लोग विद्युत धारा जो फिजिक्स का जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है भौतिकी में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा था, जिसमें कि V इक्वल टू आई आर और तुमको J इक्वल टू सिग्मा ई सदिश रूप में उसको पढ़ा था हमने। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, कहाँ कहाँ लागू नहीं हो पाता है ओम का नियम। तो V इक्वल्स टू आई आर जो होता है ओम का नियम में तुमको होना चाहिए कि V और I के बीच का जो आलेख है वो सरल रेखा में होना चाहिए। विभवांतर और करंट के बीच का जो कि तुमको V और I का ओम के नियम के आधार पर क्या होना चाहिए, तुमको V इक्वल्स टू आई आर हम लोग कहते हैं। तो ये तुमको अगर y अक्ष पर ले लें हम लोग वोल्टेज V और x अक्ष पर ले लें करंट I, धारा, विद्युत धारा। ये विद्युत धारा हो गया और इधर ले लिया हमने विभवांतर, इधर हमने ले लिया V हो गया विभवांतर। तो इसके बीच का जो आलेख होना चाहिए तुमको सरल रेखा में होना चाहिए, और इसका जो सरल रेखा में होना चाहिए तब ये ओम का नियम का पालन करता है। ये ओम का नियम के आधार पर हुआ, ये ओम का नियम हो गया। लेकिन इसमें है तुमको ओम के नियम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पहला नंबर लिख सकते हैं, ओम का नियम के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि ये तुमको V इक्वल टू आई आर का जो ओबे नहीं करता है, जो भी युक्ति, उसे हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर कह सकते हैं। जो चालक की ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, कुछ चालक उच्च ताप पर, कुछ चालक उच्च ताप पर भी विभवांतर एवं विद्युत धारा के बीच का आलेख सरल रेखा प्रदर्शित नहीं करता है। सरल रेखा प्रदर्शित नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता है उच्च ताप पर। तो ये तुमको सरल रेखा प्रदर्शित नहीं करता है, मतलब कि ओम के नियम का पालन नहीं करता है ये। तो ये तुमको नॉन ओमिक कंडक्टर इसको हम लोग कहते हैं। दूसरा है तुमको जैसे हम लोग ये कहते हैं कि अगर तुमको विभवांतर हम लोगों ने जिधर की तरफ रखा तो विद्युत धारा उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। लेकिन जब अगर हम लोग विभवांतर की दिशा को उलट देते हैं तो विद्युत धारा की दिशा भी उलट जानी चाहिए ओम के नियम के मुताबिक। लेकिन डायोड जैसा युक्ति है, डायोड युक्ति है जो कि तुमको क्या करता है, डायोड ऐसी युक्ति है जिसमें विभवांतर की दिशा बदलने पर, विभवांतर की दिशा बदलने पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। तो डायोड ऐसा होता है कि तुमको एक तरफ जो है तुमको दिशा जो है, एक दिशा में अगर विभवांतर आरोपित करें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और विद्युत धारा के जब विभव का दिशा को पलट दिया जाएगा तो कोई विद्युत धारा ही प्रवाहित नहीं होगी। जबकि ओम के नियम के मुताबिक होना यह चाहिए कि अगर एक तरफ विभवांतर, जैसे विभवांतर की दिशा को पलट दिया जाए तो विद्युत धारा की दिशा भी उलट जानी चाहिए। लेकिन डायोड ऐसा पालन नहीं करता है। तीसरा नंबर, अर्धचालक युक्तियां जैसे डायोड,
ट्रांजिस्टर इत्यादि ओम के नियम का पालन नहीं करती है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे जब जाकर के तुमको अर्धचालक युक्ति के बारे में, जो कि लास्ट चैप्टर है हम लोग का भौतिकी का, उसमें जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। इसमें जो सरल रेखा जो तुमको V = IR है तुमको, तो वो I के समानुपाती नहीं हो पाता है, विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती नहीं होता है अर्धचालक युक्तियों में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज में, जिसका नाम जैसे डायोड है, ट्रायोड जिसमें ट्रांजिस्टर आता है, डायोड जैसे PN जंक्शन डायोड है। तो ये सब तुमको इसका जो है तुमको पालन नहीं करता है। तो ये कुछ जगह है जहाँ पर कि ओम का नियम का पालन नहीं होता। ऐसे जो कि हम लोग जो कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि ऐसे युक्ति के बारे में ही पढ़ेंगे जो कि ओम के नियम का पालन करेगा। तो हम लोग जो है इस अध्याय में ओम के नियम के पालन करता हुआ चालक, बहुत से ब्रॉड रेंज में जो चालक होते हैं वो ओम का नियम पालन करते ही हैं, अर्धचालक जो होते हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो 3.1 जो हम लोग था, जिसमें कि विदृष्ट जो कि हम लोग अपवाह वेग इन सबों के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसका 3.1 उदाहरण भी हम लोग बनाए थे, जिसमें कि तुमको I = NAE/VD ये तुमको जो फार्मूला था उसके आधार पर हम लोग 3.1 नंबर उदाहरण बनाया था। अभी हम लोग जो है 3.2 जो तुम्हारा उदाहरण दिया हुआ है NCERT बुक में, उसको हम लोग देखेंगे। 3.2 जो है उदाहरण तुमको थियोरेटिकल है, उसमें तुमको न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है। तो उसके कुछ प्रश्न है, 5 प्रश्न उसमें दिए हुए हैं जो काफ़ी जानकारी के लिए अच्छे प्रश्न हैं। तो उस 5 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है उसमें कि जब हम लोग किसी जगह पर स्विच को ऑन करते हैं तो एक छोर से दूसरे छोर पर जो बल्ब रहता है, या तुमको किसी दूर जगह तुमको विद्युत संयंत्र से, जहाँ से कि विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है, वहाँ से स्विच देता है तो हमारे घर तक तुरंत बिजली पहुँच जाता है। या हम लोग जब यहाँ पर जो स्विच ऑन करते हैं घर में, तो तुरंत जो है बल्ब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाता है। तो ये जो तुम्हारा होता है, जबकि हम लोग ये जानते हैं 3.1 उदाहरण में हमने देखा था कि जो कि अपवाह वेग का मान मिलीमीटर प्रति सेकेंड में होता है। अगर कुछ वोल्ट, कुछ एम्पियर धारा के लिए, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, इन सब धारा के रेंज के लिए विद्युत धारा का मान जो है तुमको, अपवाह वेग का मान मिलीमीटर प्रति सेकेंड में होता है। तो फिर यह कैसे हो पाता है? NCERT उदाहरण। तो क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, आंसर में लिख देता हूं, क्वेश्चन में बोल देता हूं, आंसर में बोल देता हूं। 3.2 का पहला ये पूछा जा रहा है प्रश्न में कि दिष्ट धारा का, जो अपवाह धारा है, अपवाह धारा का मान काफी कम होता है, लेकिन कैसे तुमको जो है, जब विद्युत धारा है, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत ही विद्युत धारा एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाती है, जिससे कि बल्ब तुरंत जो है तुमको ऑन हो जाए, पंखा तुरंत चलने लगता है। ऐसा कैसे होता है? जबकि उसका वेग मिलीमीटर प्रति सेकेंड में है, तो उसको धारा को तो पहुंचने में बहुत सा ज़्यादा समय लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, बल्कि विद्युत धारा तुरंत पहुंच जाता है और धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसका कारण यह है कि जो इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत वाहक बल आरोपित होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पर जब विद्युत वाहक बल लगने लगता है तो उससे वह इलेक्ट्रॉन अपवाह प्रारंभ करता है, और यह इलेक्ट्रॉन जब प्रवाह अपवाह स्टार्ट करता है तो वह दूसरे अपने उस जगह के दूसरे जो इलेक्ट्रॉन हैं उसको जो है क्या करते हैं, प्रभावित करता है, उसको प्रभावित करता है, फिर वो अगली बार करता है। इस प्रकार से जो है तुमको एक तरंग उत्पन्न हो जाती है। जो विद्युत जो तुम्हारा तार है उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, एक जो चालक है उसमें एक तरंग उत्पन्न है, जिसको हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, जो कि प्रकाश के वेग से आगे बढ़ती है। और चूंकि यह प्रकाश के वेग से चलती है, इसलिए यह जिसका वेग होता है 3.8 मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए यह जो है तुरंत दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। तो इसका जवाब कुछ ऐसा होगा, प्रश्न तो मतलब तुम किताब से देख लोगे। इलेक्ट्रॉन का अपवाह, इलेक्ट्रॉन के अपवाह के कारण चालक में
चालक में विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है जो 3 गुना 10 पावर 8 मतलब काफ़ी जो उच्च वेग से 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड जो कि प्रकाश निर्वात में वेग होता है, जो उच्च वेग से चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचकर विद्युत धारा पहुंचकर चालक में विद्युत धारा उत्पन्न कर देती है, विद्युत धारा उत्पन्न कर देती है। जबकि ये तुमको इसका मतलब ये हुआ कि एक जगह के इलेक्ट्रॉन को अपवाह करके दूसरे एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसलिए यह तुरंत हो जाता है। दूसरा प्रश्न है 3.2 में कि जब हमने देखा था कि जो तुमको ये जो होता है, तुमको विद्युत क्षेत्र जब हम लोग आरोपित कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, चालक में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एक बल लगता है कि जब विद्युत क्षेत्र के कारण ई जिसको बल को कहते हैं, जब बल लगता है तो जाहिर उसमें त्वरण होना चाहिए, लेकिन ड्रिफ्ट जो कि तुम्हारा ड्रिफ्ट के कारण अपवाह जो वेग होता है एक समान वेग से चलता है, ऐसा कैसे होता है जबकि उसे त्वरण होना चाहिए। जब हम लोग क्या बता रहे हैं, प्रश्न ये है कि जब किसी भी तुमको इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर एक बल कार्य कर रहा है, F बराबर जो QE होता है, F बराबर QE ऐसा बल लगता है, या F बराबर -E वेक्टर ऐसा, ये जो बल लग रहा है तो बल लग रहा है तो इसके कारण त्वरण होगा, क्योंकि बल बराबर ma होता है, F बराबर ma, तो ma बराबर -EE/m, तो a बराबर -EE/m, ऐसा एक त्वरण होना चाहिए, ऐसा कहना है। तो ये त्वरण होना चाहिए तो बल तो फिर जो अपवाह वेग है ये तो बढ़ते जाना चाहिए, तो यह फिर एक समान वेग से कैसे चलता है। तो इसका जवाब ये होगा तुम्हारा कि अपवाह वेग, ये जो हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर एक बल लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री स्पेस में कहीं पर जाए जहां कुछ नहीं हो तब तो यह बात तो समझ में आती है कि उस पर एक बल लग रहा है तो उस पर त्वरण होगा और इसलिए वह इस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का वेग हमेशा बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ते नहीं जाएगा, बिकॉज कि वह इलेक्ट्रॉन जो है तुमको दूसरे जो चालक के जो कि धनायन होते हैं चालक के, उससे वह टकराते रहता है और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का वेग हमेशा एक संघट्ट होने के कारण रुकते जाता है और इस प्रकार एक औसत वेग से वह गतिशील रहता है। तो यहां पर इसका आंसर कुछ इस ढंग से लिखा जा सकता है कि चालक में इलेक्ट्रॉन संघट्ट करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन चालक में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, संघट्ट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का वेग संघट्ट के कारण बदल जाता है तथा इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से, एक औसत अपवाह वेग से चालक में गतिशील होता है।
चालक में गतिशील होता है। तो ये औसत वेग से ही जाएगा, ना कि औसत मतलब एक औसत वेग रहेगा, ना कि एक निश्चित त्वरण से नहीं जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा तुमको, यह तुमको औसत वेग से चलेगा। एक तुमको ये 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर तुमको प्रश्न है कि एक तुमको ये है कि तुमको जबकि I का मान होता है, जबकि I इज इक्वल टू NaEVD होता है। NaEVD ये अपवाह वेग है, ये I विद्युत धारा है, और तो Vd भी कम होता है। Vd का मान होता है मिलीमीटर प्रति सेकेंड में होता है, और E का मान होता है कितना, NaEVD, E का मान होता है 1.6×10⁻⁹ कूलम। तो इसके बावजूद I का मान इतना अधिक एम्पियर में कैसे हो पाता है, ये तो बहुत कम है, 10⁻22 में चला गया। तो इसका जवाब यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है प्रश्न कि जबकि Vd का मान भी बहुत कम है, E का मान भी बहुत कम है, तो एम्पियर जैसा विद्युत धारा जो 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर ये सब आसानी से कैसे प्राप्त हो जाता है। तो इसका जवाब होगा प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह काफी अधिक होती है। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान काफी अधिक होने के कारण धारा का मान कुछ एम्पियर तक होता है, जबकि अपवाह वेग एवं इलेक्ट्रॉन का आवेश कम होता है। तो ये तो हो गया तुमको तीसरा। अब है चौथा, तुमको है कि जब हम लोग क्या कहते हैं विद्युत वाहक बल जब हम लोग आरोपित करते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन जो है तुमको जब उसकी मतलब क्या उसी की दिशा में चलती है, विद्युत वाहक बल जिधर लगता है उसी की दिशा में गमन करती है। तो इसका जवाब होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होता है तुमको तीसरा नंबर लिख देते हैं, चौथा का उत्तर लिख देते हैं यहाँ, इसको मिटा ही देते हैं। चौथा प्रश्न है कि जब विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल की दिशा में ही इलेक्ट्रॉन अपवाह करते हैं, जो विद्युत वाहक बल लगता है तो क्या उसी की दिशा में इलेक्ट्रॉन अपवाह करते हैं। तो इसका जवाब होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन पर जैसा कि चित्र में बनाए होंगे चौथा मतलब कि पहले भी विद्युत आवेश जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब विभवांतर आरोपित किया जाता है या विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उसके गति में कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन वह पूरी तरह क्या होता है अपवाह के उसके दिशा में चले ऐसा जरूरी नहीं होता। जैसे कि याद होगा ऐसा चित्र बनाए थे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है यहाँ पर पहुँचा, तो ये जब हम लोग ई के अनुपस्थिति में और अगर विद्युत क्षेत्र हम लोग आरोपित कर दिए तो ये जो तुमको ऐसे चला गया, कुछ ऐसे जाएगा, तो कुछ यहाँ चला जाता है। तो जब विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है तो जाहिर है कि तुमको इसके दिशा में अगर विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन इधर गया, इससे प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन यह तुमको क्या हुआ इसकी दिशा में चलती है ऐसा बात नहीं है। तो चौथा का जवाब हो जाएगा कि तुमको इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक बल की दिशा में गमन नहीं करती है, दिशा में गमन नहीं करती है।
गमन नहीं करती है, ये विद्युत वाहक बल की दिशा में गमन नहीं करती है। पांचवा तुमको ये प्रश्न था कि जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करें तो क्या जो दो संघट्ट के बीच में यह जो वस्तु की जो गति होती है वह क्या सरल रेखा में होती है? तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में सरल रेखा में होती है। विद्युत क्षेत्र अगर नहीं लगेगा, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में संघट्टों के बीच इलेक्ट्रॉन की गति सरल रेखा में होती है, किंतु विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह परवलयाकार होती है। परवलयाकार का होगा ये तुमको, जैसे कि यहाँ पर बल नहीं लगा, जैसे यहाँ पर क्या है, अगर तुमको ये संघट्ट हुआ तो एक से इधर गया तो सीधा चला जाएगा, इधर गया तो इधर गया, ये तो इस सरल रेखा में होगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं लगे। लेकिन विद्युत क्षेत्र जब इधर जाना चाहेगा, मानते विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है, तो ये तुमको इसको क्या करता है, वक्र टाइप का कर देगा ये, तो ये वक्र में चला जाने लगता है। सरल रेखा में नहीं जाकर के क्या होता है, उसका गति वक्र में होने लगता है, कर्व के रूप में होगा। तो ये तुमको 5 प्रश्न थे 3.2 में, काफ़ी तुमको इन्फॉर्मेटिव था। फिर से एक बार प्रश्न को बोलते हैं कि तुमको पहला था, तुमको दिया हुआ 3.2 का जो पहला नंबर प्रश्न था उसमें यह पूछा गया था कि जब तुमको हम लोग जबकि तुरंत स्विच ऑन करते हैं तो कैसे विद्युत धारा तुरंत पहुंच जाता है, जबकि अपवाह वेग इलेक्ट्रॉन का मिलीमीटर प्रति सेकंड होता है। इसका जवाब यह है कि इलेक्ट्रॉन के अपवाह के कारण चालक में विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है, जो कि काफी तीव्र गति से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, जिससे कि विद्युत धारा तुरंत पहुंच जाता है। दूसरा प्रश्न था कि जब इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, तो उसे एक समान त्वरण से चलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वह एक औसत वेग से चलता है? तो उसका जवाब ये हुआ तुमको कि जो संघट्ट होते रहता है चालक में, चालक के कणों के साथ जो है धनायन के साथ इलेक्ट्रॉन का संघट्ट होता है, वहाँ फ्री स्पेस नहीं होता, इसलिए वह जो है तुमको त्वरण के बजाय एक समान औसत वेग से चलता हुआ प्रतीत होता है। तीसरा था तुमको कि जब इलेक्ट्रॉन का जो है जबकि तुमको आवेश और तुमको अपवाह का चाल कम होता है, बहुत कम है, तो एम्पियर जैसा करंट कैसे प्राप्त हो पाता है? तो उसका कारण होता है कि I बराबर NaEVd में n का मान बहुत अधिक होता है, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। और जाहिर है कि हमेशा जो क्या रहता है, विद्युत वाहक बल की दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है, ऐसा कोई बात नहीं, जो कि चौथा नंबर था, बल्कि उसके विपरीत, उसके कारण प्रभावित जरूर होता है, लेकिन उसकी दिशा में चलता है, ऐसा बात नहीं है। और दो संघट्ट के बीच में अगर विद्युत क्षेत्र नहीं रहे तो वह सरल रेखा में चलता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उसका जो है तुमको दिशा अलग हो जाता है, वेग अलग होगा और तुरंत अलग दिशा में रहेगा, तो उसका बल जो है उसका जो आलेख हो जाएगा वह परवलयाकार हो जाएगा, जैसा कि तुमको हम लोग पढ़ते थे प्रक्षेप गति में, क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो ये था तुमको 3.2 नंबर प्रश्न, जिसकी चर्चा हमने कर दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं इस आज के लेक्चर में कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण क्रम, कलर कोड, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड मतलब वर्ण क्रम, वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध को तुमको छोटे आकार में होते हैं, इसलिए इसको वर्ण के रूप में, कलर के रूप में इस पर डाल करके इसको देखा जा, इसको मतलब इसके मान का, इसके मान को
पता किया जाता है। इसके बेलनाकार बर्तन में रहता है और इसके जो ऊपर जहाँ पर के प्रतिरोध रहते हैं इसमें एक कलर लगा दिया जाता है। जैसे कि इधर से बायां साइड से देखें, जैसे कि किसी में 4 कलर भी हो सकते हैं, किसी में 3 कलर भी दिखता है। एक हो गया, दूसरा टाइप का कलर ये होगा, तीसरा कलर तुमको हो सकता है, तुमको ऐसा कलर दे दो तीसरा, चौथा कलर भी हो सकता है जो कि तुमको इस ढंग से दे सकते हो, कुछ अलग टाइप से पैटर्न से। ये 4 कलर मिल सकते हैं या 3 कलर मिलते हैं। तो पहला दोनों जो कलर होता है, पहला और दूसरा कलर जो होता है, प्रथम 2 कलर ये एक रंग अंक को बताते हैं। प्रथम 2 कलर जो होगा बाएं से, प्रथम 2 कलर किसको बताएंगे? अंक को बताते हैं। प्रथम 2 कलर जो है तुमको अंक बताएगा। ये प्रथम अंक हो गया, पहला कलर प्रथम अंक। दूसरा कलर जो होगा तुमको, ये जो दूसरा कलर है, प्रथम कलर हुआ, ये प्रथम अंक हुआ। दूसरा कलर बताएगा, प्रथम कलर हुआ, ये दूसरा कलर दूसरा अंक को बताएगा, दूसरा अंक, सेकेंड डिजिट। तीसरा कलर जो होता है ये गुणक को बताता है। तीसरा कलर किसको बनाएगा? गुणक। और चौथा रंग जो होता है तुमको ये सह्यता या टॉलरेंस कहते हैं। सह्यता या टॉलरेंस इंग्लिश में कहते हैं। कितना इसमें अशुद्धि है इसको बताता है टॉलरेंस। तो इसमें 4 कलर का, चारों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन कलर का सबका मतलब कितना होता है, अंक का उसका क्या मान होता है, उसका जो है तुमको फिर उसका जो गुणक क्या होता है, उसका किसी रंग का मान या सह्यता का मान क्या होता है, टॉलरेंस का किस कलर का कितना होता है, इसके लिए हमको एक टेबल याद करना पड़ेगा। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हमको टेबल याद करना पड़ेगा। तो टेबल में है तुमको, जैसे कि टेबल में हम लोग देखते हैं कि ये टेबल में क्या होगा, तुमको ब्लैक कलर का होता है, जैसे 0 होता है अंक, ब्लू कलर का अलग अंक होगा, ब्लैक ब्लू सबका रंग अलग अलग होता है। तो लिख देते हैं पहले इसको, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध बेलनाकार बर्तन में रखे जाते हैं जिसमें बाईं ओर से, जिसमें बाईं ओर के 2 रंग, बाईं ओर के प्रथम 2 रंग, प्रथम 2 रंग, प्रथम 2 रंग, प्रथम 2 रंग, पहला एवं दूसरा अंक, दूसरा अंक कॉमा तीसरा रंग, तीसरा रंग गुणक एवं चौथा रंग सह्यता, ब्रैकेट में टॉलरेंस, अशुद्धि जिसको कहते हैं, टॉलरेंस को बताता है, बताता है। तो इसको टेबल याद रहेगा तो इसको आसानी से इसका कोडिंग को देख सकते हैं। इसका वर्णक्रम का टेबल देख लेते हैं, यहां से तुमको पता चल जाएगा। रंग यहां दीजिए, रंग, यहां पर अंक हो गया, अंक, और यहाँ पर गुणक, और बाद में तुमको जरूरत पड़ेगा जाके अंतिम रंग में सह्यता का, वो बाद के अंक के लिए होगा टॉलरेंस। चलिए, जैसे कलर होता है तुमको, पहला रंग है तुमको एक काला, ब्लैक, काला का इंग्लिश हो जाता है ब्लैक। ब्लैक का तुमको हो गया, अंक होता है तुमको इसका 0, काला का अंक हो गया 0, और गुणक हो जाता है, बस जितना अंक है उसको 10 पावर 0 कर दीजिए, मतलब 1 गुणक हो गया। ये हो गया तुम्हारा काला का। दूसरा रंग है तुमको ब्राउन, भूरा, ब्राउन भूरा,
ये तुम्हारा हो गया दूसरा अंक, 1 हो गया इसका अंक, और इसका जो है 10 पावर, यही पावर में चला जाएगा। यहाँ अंक 1 हुआ तो यहाँ पर अंक हो गया 1, तो यहाँ पर 10 पावर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर गुणक हो गया 10 पावर 1 हो गया। यहाँ पर हो गया लाल, रेड, ये रेड हो गया, ये 2, दस पर पावर ये 2 हो गया लाल। ये तुम्हारा तीसरा अंक जो है तुमको लाल हो गया, तीसरा 3 का। अब है नारंगी, चौथा तुमको है लाल के बाद क्या हो जाएगा इसका नारंगी। नारंगी का यहाँ पर अंक जो है बढ़ते जाएगा, ये हो गया 0 1 2, अब ये 3 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा ये नारंगी। अब है पीला, पीला इसका हो गया 4, और ये हो जाएगा 10 की पावर 4। पीला के बाद का क्या हो जाएगा इसका, फिर ये 4 और 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 4 हो गया, ये 4 और 10 की पावर 4 पीला का। चलिए 4 और 10 की पावर 4। पीला के बाद आ गया तुमको, पीला आ गया। अब है तुमको ब्लू कलर होता है, अब है तुमको कहते हैं ग्रीन। ग्रीन का मतलब हो गया हरा, हरा का अंक होता है 5, हरा का अंक 5, और ये 10 पावर 5, ये अंक हो गया 10 पावर 5, गुणक हो जाएगा 10 पावर 5। ये तुमको बिल्कुल आसान है, जो जितना अंक होगा वही पावर में चला जाता है। हरा हो गया, और ये ब्लू नीला, इसका कितना हो गया तुमको 6 हो गया इसका अंक, इसका 6 और 10 की पावर 6। अब तुमको यहाँ पर आ जाएगा हरा के बाद, ब्लू के बाद वायलेट, बैगनी। बैगनी का क्या होगा तुमको बैगनी, 5 7 7वां होगा ये, हाँ 7 है, ठीक है। 7 और 10 की पावर 7 हो गया है तुम्हारा ये। अब जाहिर है कि तुम्हारा ये हो गया बैगनी, और ये हो गया तुमको धूसर, ग्रे जिसको कहते हैं, इसका 8 हो गया और 10 की पावर 8। और तुमको अब लास्ट कलर जो तुम्हारा बचा 9 के लिए, वो है तुमको उजला, वाइट। वाइट का हो जाएगा तुमको 9 और 10 की पावर 9। जहाँ तक कि सह्यता का जो है तुमको इसका अलग से टेबल बनाते हैं। ये टेबल होता है तुमको मल्टीप्लायर में, तुमको जैसे कि है जहाँ पर तो भर भी गया, और तुमको लिख दे रहे हैं इधर टेबल, थोड़ा सा देख लो, किताब में भी बना हुआ है, तुमको देख लोगे, यहाँ पर दिक्कत होगा किताब से भी लिख सकते हैं उसको। इसके नीचे लिख दोगे, या इसके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर है तुमको जैसे कि सुनहला रंग में आ जाएगा, सुनहला रंग में, सुनहला गोल्डन कलर। तो इसका कोई अंक तो नहीं होता, अंक में डैश हो जाएगा, इसमें अंक में कुछ नहीं होगा, और गुणक हो जाएगा यहाँ पर 10 पावर -1, और इसका सह्यता या टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस 5% होता है, ±5%। ये दूसरा होता है चांदी, सिल्वर कलर। तो इसका होता है तुमको अंक इसमें भी नहीं होगा, 10 पावर -2 गुणक होता है, और इसका ±10%। चौथा कलर अगर नहीं है, नहीं रंग नहीं, रंगहीन, चौथा रंग रहे ही नहीं,
तो इसमें जो है तुमको इसका मतलब इसका टॉलरेंस हो गया ±20%। तो ये टेबल को याद करने के लिए क्या है, एक कोडिंग में लिख देता हूँ जिससे कि तुमको ये तुमको देखो यहाँ पर तुमको याद कर सकते हो। बी रॉय, ये तुमको 5 रंग हो गया, बी रॉय। और यहां पर लिखते हैं ग्रेट और ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो ये देखो W से हो गया वाइट, वाइट माने उजला यहां पर से, और तुमको भेरी, और यहां तुमको क्या था, यहां स्टार्टिंग से लिखते हैं, चलो देखो। बी से तुमको हो गया ब्लैक, ब्लैक मतलब काला, ये पहला वाला बी हो गया ब्लैक, इसका मतलब हो गया काला, याद करना है ब्लैक। बी ये हो गया ब्राउन मतलब भूरा। रॉय ये रेड मतलब लाल। ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब नारंगी रंग का हो गया। वाई से क्या हो गया येलो, येलो का मतलब पीला, येलो पीला। और अब से देखो ये जो तुम्हारा यहां तक हो गया, अब जितना है सबका पहला याद रखना, ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय। अब है तुमको ग्रेट ब्रिटेन, तो इसका खाली जी देखो कैपिटल है, इसी को लिखना है। तो ये जी से हो गया ग्रीन मतलब हरा। यहां ब्रिटेन, ब्रिटेन का बी हो गया ब्लू नीला। ब्रिटेन भेरी, ग्रेट ब्रिटेन भेरी का भी ये वायलेट बैगनी, बैगनी। वेरी गुड, वेरी गुड का जी ये ग्रे, धूसर जो ग्रे कलर कहते हैं, और गुड वाइफ डब्लू वाइट का उजला। तो याद क्या रखना है कोडिंग, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये तुमको कोड याद रखने से ये तुमको याद हो जाएगा। बी रॉय पहला, ये 5 तो कलर यही ले लेता है। और जी से ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट का जी ग्रेट हो गया तुमको ग्रीन, ब्रिटेन का ब्लू, ब्लू ले लिया। ग्रेट ब्रिटेन वेरी वायलेट बैगनी, गुड दैट इज ग्रे धूसर, वाइफ डब्लू वाइट। और उसके बाद जो है तुमको ये तो तुमको गोल्डन कलर, गोल्डन सिल्वर, और गोल्डन मतलब सुनहला, फिर चांदी, और नहीं कलर रहे तो ये तुम्हारा हो गया। तो इसके आधार पर देखो अब इसका जो तुमको ये जो कोडिंग याद हो जाएगा। और जितना कि जैसे कि तुमको क्या याद हो गया, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, इसका टेबल को फिर से याद करते हैं। काला जो तुम्हारा ब्लैक पहला हो गया 0 होता है उसका अंक, और मल्टीप्लायर क्या होगा 10⁻0 काला रंग के लिए। काला के बाद दूसरा क्या है बी, अगला बी है फिर ब्राउन दैट इज भूरा, भूरा का 1 हो गया 10⁻1। लाल का हो गया 2 हो जाएगा, लाल का गुणक भी 10⁻2 हो गया। उसके बाद ऑरेंज दैट इज नारंगी रंग 3 हो गया, उसका गुणक 10⁻3। उसके बाद तुम्हारा नारंगी के बाद पीला 4 हो गया, उसका 10⁻4 पीला। ग्रीन हरा का 5 हो गया 10⁻5। हरा के बाद तुम्हारा क्या होगा नीला जो कि ग्रेट ब्रिटेन बी से आया नीला, दैट इज उसका तुमको बढ़ गया 5 का 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा वायलेट बैगनी, देर आफ्टर तुम्हारा क्या गया, तुम्हारा आ गया धूसर जो कि तुम्हारा रंग है ग्रे कलर, और W से वाइट 9 डिजिट हो गया। और ये तुमको टॉलरेंस का हो। अब देखो जैसे किसी का जैसे कि एक आध क्वेश्चन देते हैं, ये टेबल याद होगा, तुम आसानी से अब इसको बना सकते हो, कलर कोड कर सकते हो। तो कलर कोड करके देखते हैं। कलर कोड कैसे लिखेंगे हम लोग, जैसे कि पहला एक कार्बन रेसिस्टर में पहला रंग तुमको दे देते हैं
लाल, दूसरा अगर पीला, किसी कार्बन प्रतिरोध में चार रंग का क्रम लाल, पीला, हरा एवं सुनहला है, प्रतिरोध का मान ज्ञात क्या होगा? प्रतिरोध का मान क्या होगा? प्रतिरोध का मान क्या होगा? लाल, पीला, हरा और सुनहला। लाल हो गया तो लाल का अंक क्या होता है? 2 होता है। लाल के लिए प्रथम दो अंक लाल, और लाल के लिए होता है अंक, लाल के लिए अंक कितना है? लाल के लिए अंक बराबर होता है 2। पीला के लिए अंक बराबर 4 होता है, और हरा का गुणक, तीसरा जो अंक होता है वो गुणक होता है, हरा का गुणक। तो हरा के माँ है, देखो तुमको बी रॉय 5 हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, ये जी छठा है मतलब 10/5 हो गया, उसका गुणक हो जाएगा 5, मतलब 0 से स्टार्ट होता है इसलिए 5वां होगा, तो गुणक है 10⁵। और सुनहला का टॉलरेंस ±5%। तो प्रतिरोध का मान कितना हुआ? देखो लाल का पहला अंक हो गया 24 हो गया, दूसरा का गुणक है 10 हरा का 5 हो गया, अब ±5%, इतना ओम इसका हो गया आंसर, ओम। तो पहला रंग जो तुम्हारा था लाल के लिए क्या हो गया तुम्हारा? बी रॉय। देखो तीसरा हो गया, तीसरा का मतलब एक 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 रॉय। और वो पीला है, पीला का क्या होगा तुम्हारा? 5वां है बी रॉय, 5वां है तो 4 हो गया 24, और उसके बाद छठा में आता है तुमको ग्रीन, तो 10⁵ हो जाएगा उसका गुणक, और सुनहला का ±5%। तो अगर तुमको लाल तो इसका क्रम के आधार पर क्या आ जाएगा, उसका टेबल याद हो तो आसानी से इसको लिखा जा सकता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटा देते हैं, तुम इसका किताब से भी तुम देख लोगे, उसका टेबल वगैरह लिख सकते हो, किताब से भी लिख लोगे, उसमें भी कॉपी डाउन कर सकते हो, वहाँ भी अगर कॉपी लिखने में इसमें किताब में यहाँ से दिक्कत हुआ होगा टेबल पर, अगर आगे पीछे थोड़ा बहुत हो गया है तो तुम किताब से भी नोट डाउन कर सकते हो, और कलर कोड आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब है तुमको कि कलर, इसके बाद है तुमको कि किस प्रकार से तुमको क्या कर सकते हैं हम लोग कि ताप के आधार पर प्रतिरोध जो तुम्हारा होता है चालक का, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध कम होता है। चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता जाता है। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो इसके लिए जो सूत्र होता है प्रतिरोधकता का, रो बराबर 1 + अल्फा T - T0। इसी प्रकार ये हो गया प्रतिरोध, और ये हो गया प्रतिरोधकता।
R0 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध, और T नॉट मतलब 0 डिग्री, T नॉट पर चालक का प्रतिरोध, R बराबर T ताप पर चालक का प्रतिरोध, अल्फा बराबर प्रतिरोध का ताप प्रसार गुणांक, ये तुमको इसका प्रतिरोध का ताप प्रसार गुणांक हुआ। R बराबर R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट, जहाँ पर T हो गया तुमको T ताप पर चालक का प्रतिरोध हो गया R, T ताप पर चालक का प्रतिरोध हो गया R, T नॉट क्या हो गया, T नॉट ताप पर चालक का प्रतिरोध हो गया R नॉट, अल्फा हो गया चालक का ताप प्रसार गुणांक, मैंने प्रतिरोध का प्रसार गुणांक अल्फा। तो अल्फा का मान जो है तुमको प्रति डिग्री सेल्सियस में तुम्हारा जो है उसके मान एक मान बढ़ने पर उसका बढ़ जाएगा। तो इसके आधार पर तुम जो है चाहो तो इसका जो क्वेश्चन है तुमको इसका बना सकते हो, तुमको 3.3 और 3.4 इसके आधार पर तुमको बना सकते हो। जो प्रतिरोध के मान के आधार पर प्रतिरोध या प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो उसके मुताबिक प्रतिरोध भी बढ़ते जाएगा। तो ये दोनों उसी के आधार पर तय होता है। तो इसी के साथ तुमको इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। जिसको भी कोई दिक्कत हो, कोई भी चीज़ पूछना हो, किसी भी प्रकार का नोट्स लिखना हो तो राइट ट्यूटोरियल ऐप के आधार में पर जा करके वह जो है तुमको प्ले स्टोर से डाउनलोड करियो, और इसमें जो भी प्रश्न पूछना हो हमसे ईमेल या व्हाट्सएप या किसी भी तरह से या फ़ोन पे संपर्क कर सकते हो। जिस साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।